हड़प्पा was the first point जहाँ से हम लोग को पता लगा कि हमारे नीचे कुछ एक और दुनिया भी बसती थी कभी। हमारा इतिहास अगर शुरू होता है कहीं से तो वो शायद इंडस वैली, और हमारे इतिहास का भी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट वो मिस्टीरियस सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता है। हम सोचते हैं कि इजिप्ट बहुत एडवांस था, तो बोलते हैं चाइना बहुत एडवांस था। इस लेवल का एडवांसमेंट तो कहीं था ही नहीं उस टाइम। कोर मिस्ट्री, इतनी यूनिफॉर्मिटी इतने बड़े एरिया पे, और वी डोंट नो। कुछ लोग बोलते जरूर हैं कि पशुपति सील शिव जी का एक प्रिकर्सर देखो है। ऐसा हुआ क्या था, जब वो सील मिली हमको, तो जब पार्टीशन हुआ था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान वहाँ मिला था, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा 60% माल। बट ये जो कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का, यही अशोक ऑल्सो कैरीज ऑन, विच इज द नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर। So all the sciences, arts and craft, they were refined under the Gupta. नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या मिस्ट्री है? It has a very checkered career. वहाँ पर क्या ऐसी मिस्टीरियस चीज थी जो हमको पता होनी चाहिए हमारी खुद के इतिहास के बारे में? और यही हाल हड़प्पा का है, recreated at least 6 times over this 2,500 years. और कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन वी डोंट नो। For the next 1,300 years is what we call India's dark ages. सर, वेलकम टू द शो। आई एम वेरी एक्साइटेड आपसे ये बात करने के लिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री की स्टोरी टेलिंग, आपसे ज़्यादा हिस्ट्री का पैशन मैंने कभी नहीं देखा है। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि आज मैं हैरी सिंह जी के साथ बैठा हूं, जो कि एक स्कॉलर गाइड हैं, राष्ट्रपति भवन के, नेशनल म्यूजियम के एक सर्टिफाइड गाइड हैं, खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, हिस्ट्री बफ, एंड समबडी हु हैज़ कंज्यूम्ड हिस्ट्री टू द एक्सटेंट बाय पैशन फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। जब बाहर से डिग्निटरीज आते हैं तो उनकी खुशकिस्मती होती है अगर हैरी सिंह जी उनको टूर दें। तो आज मैं एक पर्सनल टूर लेना चाहता हूँ अरे भारतीय इतिहास का, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑनवर्ड्स। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट, बट माई फर्स्ट क्वेश्चन, जी। और हमारे इतिहास का भी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जी, वो मिस्टीरियस सिविलाइजेशन है बहुत खूब, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता है। सही बात। और आपकी नॉलेज के थ्रू, आपके नज़रिए के थ्रू हम वहाँ जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट यू टू टेक अस देयर, सो प्लीज़ टेक अस देयर, टेक अस टू मोहनजोदारो, टेक अस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पर क्या ऐसी मिस्टीरियस चीज़ थी जो हमको पता होनी चाहिए हमारी खुद के इतिहास के बारे में? हमारा इतिहास अगर शुरू होता है कहीं से तो वो शायद इंडस वैली, या जिसको हड़प्पन बोलते हैं, या जिसको हड़प्पन सरस्वती बोलते हैं, जी, सिविलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही है। उसके पहले क्या हमारे कुछ नहीं पता। जो हमारे सारे एक्सकवेशन हुए हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं पुरानी, वो पहला हमारा खजाना वहीं से मिला है। ये कहानी शुरू होती है 1920-22 की, जब हिंदुस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ यूके, वो ब्रिटिश एम्पायर था, और ब्रिटिश एम्पायर ने का बड़ा शहर था लाहौर पंजाब में, और सिंध में था कराची, जो पोर्ट टाउन था लाइक बॉम्बे। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किया कि एक ट्रेन रूट लिंक करते हैं लाहौर टू कराची, रेलवे रूट। तो सर जॉन मार्शल जो उस प्रोजेक्ट के हेड थे, ही वॉज लुकिंग आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। जी हाँ, जब वो लाहौर से निकले तो लाहौर के पास रावी जो नदी है, जी हाँ, उसके ऊपर, उसके आसपास पहुंचे तो उन्हें डिग कर रहे थे ट्रेन लाइन ले करने के लिए, बिछाने के लिए। जी, उन्हें कुछ पुरानी ब्रिक्स मिली, खोदते खोदते उन्होंने कहा ठीक है पुरानी ब्रिक्स होंगी। उन्होंने उन ब्रिक्स को इतना यूज़ करा कि 150 किलोमीटर तक वही ब्रिक्स यूज़ करके रेल लाइन ट्रैक कर रहे थे, एंड दे डिड नॉट नो कि हमने क्या कर रहे हैं। ब्रिक्स वही यूज़ कर रहे हैं फॉर 150 किलोमीटर्स। जी, और जब थोड़ा और डिगिंग करा तो वहाँ से पॉटरी मिली और खिलौने मिले, मेटल के, टेराकोटा के, स्टोन के। तो वहाँ से हड़प्पा वॉज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हम लोग को पता लगा कि हमारे नीचे कुछ एक और दुनिया भी बसती थी कभी, जो आज नहीं है। जैसे वो आगे बढ़े, वो पहुँचते हैं सिंध में, जो कराची से पहले सारा सिंध है और वो सारा डेजर्ट है। तो वहाँ पे उनको मिलता है एक और बड़ा शहर, वो तो बहुत बड़ा था, मोहनजोदारो, जो उसका जो अनुवाद है वो था द माउंट ऑफ द डेड, क्योंकि डेड, इट वॉज डेड सोसाइटी।
और दे फाउंड अ माउंट, मतलब एक पहाड़ी नुमा एक वो, दे फाउंड अ रेजिंग ऑन द अर्थ, जिसका माउंट बोल दिया उन्होंने। तो मोहनजोदारो मिला और फिर उनको पता लगा कि है हम तो बहुत बड़े कुछ चीज़ लूज कर चुके हैं। द डिगिंग स्टार्टेड और 1926 में उनको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो नायाब थी, आज तक नायाब है। जब देखा सर जॉन मार्शल ने छोटी सी मूर्ति सिर्फ 4.5 इंच की ब्रॉन्ज में एक लड़की की, डांसिंग गर्ल, हसीना, वो देखते रह गए। उन्होंने देखा क्या कि देखते रह गए, मतलब अचंबा था। देखा कि एक 10-4.5 इंच की मूर्ति है, लड़की है, ब्यूटिफुली कार्व्ड है, और क्या पोज दे रही है। चाहे वो फोटोग्राफर था, चाहे वो आर्टिस्ट था, वो पोज दे रही थी। उसका बाल ब्यूटिफुली बने हैं, पीछे करके जूड़ा बनाया घुमा से, और फिर शी इज वेयरिंग बैंगल्स अपने लेफ्ट आर्म में, उसके पूरे हाथ में बैंगल्स थी, पूरा हम तो यहाँ तक डालते हैं आजकल, जी हाँ। उसकी पूरी आर्म वाज कवर्ड विद बैंगल्स। करीबन 24 से 25 बैंगल्स लेफ्ट आर्म में, और राइट में सिर्फ 4 बैंगल्स। उसका हार पहना हुआ था, पेंडेंट, जिसके 3 नीचे जो बोलते हैं कि तो नग थे, पर वो मेटल में थे। 3 ब्यूटिफुल पीसेस लाइक द जेम्स। बस यही था, और वो देखते रह गए। शी इज वेयरिंग नो क्लोथ्स, कपड़े के बगैर, सिर्फ ज्वेलरी में। क्या था उस समय, उस समय क्या था दोस्तों? आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, दुनिया के कोई भी सिविलाइज हिस्से में कोई मॉडल जो सिर्फ 15 साल की है, वो ऐसा पोज नहीं देना पसंद करेगी। बिल्कुल लिबरल सोसाइटी रही हो। आप पता नहीं क्या था, कितनी लिबरल थी वो। शी वाज जस्ट 15 years old then, only 15। और क्या पोज दिया, लाइक एन एक्ट्रेस और अ डांसर और अ थिएटर आर्टिस्ट। तो वहां से डांसिंग गर्ल आई, और वो डांसिंग गर्ल हमारे है नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर। आज भी दुनिया उसे देख के अचंभा रहती है, जब देखती है कि क्या समाज था वो समाज था ब्रॉन्ज एज का। ब्रॉन्ज क्या है आप जानते हैं? अलॉय, ब्रॉन्ज एलॉय है, एक मेटल नहीं है। इसका मतलब ब्रॉन्ज में 2-3 चीजें मिक्स होती हैं, एक तो कॉपर, दूसरा आयरन या टिन, और आर्सेनिक। और जो ब्रॉन्ज गर्ल, जो ब्रॉन्ज से बनी है मूर्ति, उसको बनाया भी गया था एक स्पेशल मेथड से, जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। इसका मतलब क्या है? एक वैक्स का मॉडल बनता है, वैक्स क्या बोलते हैं वैक्स को? गूंद नहीं, व्हाट इज वैक्स? मोम का मॉडल बना, उसे कवर कर दिया क्ले ने, क्ले से कवर किया और क्ले को फायर कर दिया। क्ले तो हो गया पक्का और मोम बाहर निकल आई, करेक्ट? वो हॉलो बन गया, उसमें डाला हमने मेटल। दैट वाज हाउ इट वाज अ लॉस्ट वैक्स मेथड ऑफ मेटलर्जी। अब देखिए जनाब, उस एज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3300 BC से लेके 2000 BC तक जो एज रही है, या एक्चुअली वो 1900 तक, वो 1300 तक रही है, उसके हिस्से 3 हैं। एक है अर्ली एज, फिर है मिडिल एज और लास्ट एज। हम जिस एज की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल मैच्योर एज थी, फ्रॉम 2900 BC टू 1900 BC, 1000 years। तो इस साल में जो डेवलपमेंट है उसमें मेटल में देवर, क्योंकि ये ब्रॉन्ज है, उसे ब्रॉन्ज एज कहा गया, बिकॉज हमें उस टाइम में जो और चीज़ें मिली हैं, ब्रॉन्ज की मिली हैं, कॉपर की मिली हैं, गोल्ड की मिली हैं, सिल्वर, पर जो ब्रॉन्ज का कॉम्बिनेशन है वो इतना महीम इंट्रिकेट है कि हम उसे बोलते हैं दे वर मास्टर्स ऑफ मेटलर्जी। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते?
These things are unlocked when you understand personality. Psychometric psychology बहुत एडवांस हो चुकी है. दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनालिटी टेस्ट है बिग 5. ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग. For free, we have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. उन्होंने मेटल्स को मास्टर कर लिया था कि मिक्सिंग कैसे करनी है, क्या प्रोपोर्शन है, कौन सा क्ले है, कौन से फर्नेस है, ताकि वो कॉपर वो ब्रॉन्ज बन सके. तो ये ब्रॉन्ज एज की शुरुआत थी उस टाइम पे. और नंबर 2 अगर देखें आप, हमको ब्रॉन्ज में बहुत चीज़ें मिली हैं. ब्रॉन्ज में ज्वेलरी मिली है, ब्रॉन्ज में हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, हमको ब्रॉन्ज में टॉयज़ मिले हैं बच्चों के, और टॉयज़ बहुत बने हैं उस टाइम पे. किसी एक साइंटिस्ट ने कहा था शायद ये इरा ऑफ टॉयज़ है. थाउजेंड्स ऑफ टॉयज़, स्मॉल टॉयज़, मैक्सिमम 2.5-3 सेंटीमीटर्स बड़े हमको टॉयज़ मिले हैं दुनिया भर के एनिमल्स के और बर्ड्स के. आगे चलते हैं तो जो वो हमें जो शहर खुदाई होती है उसके बाद, स्पेशली मोहनजोदारो, जो सबसे बड़ा ट्रेजर कहते हैं उस टाइम का. लेट अस सी एक वो शहर था क्या. उस शहर में चलते हैं. उस शहर में चलते हैं 4,500 साल पहले. ओहो हो 4,500 पहले. एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है. उस शहर के 2 हिस्से हैं. एक है एलीट के लिए, जैसे हमने कहा सिटाडेल या एक्रोपोलिस. वो ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है. वो अलग था. और एक था कॉमन टाउन जहाँ पे हम लोग नॉर्मल लोग रहते थे. और मोहनजोदारो के अंदर एक्रोपोलिस एलीट था, मतलब जहाँ पे लोग जो परहैप्स जो समृद्ध लोग थे, जो शासक लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो वहाँ रहते थे. और उनकी अपनी बाउंड एक वॉल थी अराउंड देयर ओन सिटाडेल. वॉल्ड थी वो. शहर तो पूरा वॉल्ड था ही था. उनका अपना एरिया भी कॉर्डन्ड ऑफ था और वहाँ भी गेट्स थे. मतलब वो बिल्कुल सिक्योर एरिया था. और वहाँ जो घर मिले हैं वो घरों ब्रिक्स के मिले हैं, स्टोन के मिले हैं, पक्के. और हर घर के अंदर उनका एक कुआं भी था. हम बात कर रहे हैं सिटाडेल की. उसके बाद आते हैं कॉमन. वहाँ पे ग्रेट बाथ की बात कर रहे हैं, वो उधर ही है. द ग्रेट बाथ बहुत बड़ा एरिया था, करीबन 40 फीट बाय 15 फीट डेप्थ 10 फीट. और वो लोगों के नहाने के लिए कॉमन बाथ वो था सिटाडेल में. और उसका जो पानी के लाने का तरीके थे वो भी गजब थे. ब्रॉन्ज कॉपर पाइप्स. और जो पूल था उसका आउटलेट में भी आउटलेट था प्रॉपर, ताकि पानी वहाँ पे स्टॉप ना कर सके, पानी सड़ ना जाए, गंदा पानी निकलता रहेगा और फ्रेश पानी आता रहेगा बाय फ्रेश पाइप्स. मतलब कितना ज़बरदस्त प्लानिंग है उस एरिया की. उसके आगे उस नीचे निकलते हैं तो हम आते हैं कॉमन जो शहर था आम लोगों के लिए. सबसे गजब बात जनाब ये है कि मोहनजोदारो एक ऐसा, और ये सारे शहर ऐसे थे इस सिविलाइजेशन के, सारे घर ब्रिक्स के बने हैं. मैं आपको आई टेक एग्जांपल ऑफ इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन. उनके सिर्फ पैलेसेस और टेम्पल्स और जो ग्रेव्स थी वो ब्रिक्स की थी. जो आम लोग थे दे वर लिविंग इन हट्स. और यहाँ पे पक्के घरों में. यहाँ पक्के घर, पक्के ईंटों के बने हुए हैं. और हर एक घर के अंदर टॉयलेट. नहीं, ये टॉयलेट हर घर के अंदर, जो कि आज भी नहीं है. और हर वो टॉयलेट का, और ऑल्सो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम. अंडरग्राउंड सीवेज जो आज तक इंडिया में कितने शहरों के पास है आप बताइए. अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम. ये बहुत एडवांस्ड. मतलब हम तो सोच नहीं पाते. हम सोचते हैं कि इजिप्ट बहुत एडवांस था, तो बोलते हैं चाइना बहुत एडवांस था. होंगे, बट इस लेवल का एडवांसमेंट तो कहीं था ही नहीं उस टाइम पे. हर घर पक्का भी नहीं, हर घर या एक लेवल का है
या 2 लेवल के हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, पक्की सीढ़ियां हैं, डुप्लेक्स। और इवन समटाइम इवन 3 स्टोरीज, 3 भी देखा गया है मोहनजोदारो के अंदर। और हर घर में किचन, टॉयलेट, लिविंग रूम, बालकनीज और विंडोज। गजब का मामला था। और जो शहर, अब देखते हैं शहर बड़ा था, उनके शहरों का जो पॉपुलेशन का आइडिया है, कहते हैं 35 से लेके 50,000 लोग, वन सिटी। और शहर पूरा वॉल्ड है, वॉल्ड सिक्योर्ड। उसमें गेट्स है, जो बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है उसकी पूरी तहकीकात होती है। क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है, किससे मिलना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, सब कुछ। एंड देन दे वर अलाउड टू कम इनटू द सिटी। और जो उनके शहर के रोड्स थे वो बहुत गजब थे। हम देखते हैं मोहनजोदारो में, हम जो चलते हैं, हम उतरे, वी कम आउट ऑफ सिटाडेल, वी कम डाउन, बीच में एक बड़ा चौड़ा एरिया है जहाँ प्रोसेशंस और बाजार्स और फायर ऑल्टर है। मेन रोड। मेन एरिया में, रोड अभी नहीं है, इस शहर से पहले। अच्छा। इट डिवाइड्स द सिटी बिटवीन इन 2 पार्ट्स। एक ब्रॉड एरिया है जिसमें शायद प्रोसेशंस होंगे या बाजार होगा, और एक एरिया में फायर ऑल्टर है। फायर वॉज इम्पोर्टेंट इवन देन, फायर तो हमेशा इम्पोर्टेंट रही है। जहाँ भी इंसान बसा है, या इवन बसने से पहले भी, ही यूज फायर फॉर कुकिंग एंड फॉर अदर थिंग्स। तो फायर ऑल्टर है। और अब हम आते हैं शहर की तरफ, मेन सिटी, जिसको बोलते हैं लोअर सिटी। उसकी रोड्स है गजब के प्लान्ड, नॉर्थ साउथ मेन रोड्स, नॉर्थ टू साउथ। और उनकी लेंथ कितनी थी, आधा मील से लेके 1 मील तक। और जो उनकी विड्थ है, बिटवीन 13 to 33 फीट ईच मेन स्ट्रीट। मेन क्या बोलते हैं, थॉरोफेयर। और जो लेन्स है वो काट रहे हैं राइट एंगल्स। सो इट्स अ कंप्लीट ग्रिड सिस्टम ऑफ द सिटी, बिल्कुल प्लान है। जो भी बिल्कुल दुनिया में कहीं नहीं मिलता हमें आज तक। द फर्स्ट प्लान सिटीज वर in Mohenjo-daro and the other cities of this village, especially in the middle period. जो बीच का 1000 साल है वो उनका मिडल पीरियड है, जहाँ डेवलपमेंट एकदम टॉप अपने पीक पे थी। हम उस की बात कर रहे हैं जी। और जो छोटे रोड्स हैं एट राइट एंगल्स टू द मेन बुलेवार्ड, उनका है बिटवीन 3 to 7 feet dimension. Right. And they at right angles to the main road. काट रहे हैं। हर एक घर had an internal sewage system. जब बाहर आते हैं तो sewage system goes to a different channel to be treated outside city. शहर में क्या हो रहा है, बड़ा एडवांस था मामला वहाँ पे। एक लेन पॉटर्स लेन है। आप उनकी पॉटरी देखिए, उनकी पॉटरी देख के बंदा ऐसा अचंभा होता है कि वो सिंगल कलर में नहीं है, वो पॉलीक्रोमैटिक डिजाइन है उसके अंदर। भले कि वो मटकी बनी है या कप बना है या ग्रेन का स्टैंड, ग्रेन होल्डर बना है, बड़ा जार बना है, वो सिर्फ बना नहीं है, पॉटर ने काम किया है, उसके बाद उसके ऊपर पेंटर ने काम किया है, और फिर पॉलिश हो रहा है। इफ यू कम टू नेशनल म्यूजियम, वो जार्स देख के आप बोलेंगे यार ये उस टाइम का है क्या, क्योंकि मैं जब छोटा था हमने देखी है सुराइयाँ और मटके, उस टाइम वही था, देयर वर नो फ्रिजेस दैट टाइम। तो सुराइयाँ और मटके प्लेन थे, जस्ट फॉर यूज। इसका मतलब उस टाइम पे जो भी चीज बनती थी उसमें यूटिलिटी नहीं है, एस्थेटिक्स है उसके अंदर। मतलब आर्टिस्ट भी उसने इतने बाकमाल थे कि वो मल्टी कलर पेंटिंग कर रहे हैं मटके पे, स्पॉट्स के ऊपर, जार्स के ऊपर, कप्स के ऊपर, हैंडल्स के ऊपर। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग
आई ओपनर कि कितने कलर्स यूज कर रहे हैं एक पॉट के अंदर उसने। आज भी यू कैन सी 2 कलर्स डिस्टिंक्ट एंड दे वर फायर्ड सॉलिड। आज भी पड़े हैं म्यूजियम में, पूरे के पूरे जार्स पड़े हैं। तो हमने बात की पॉटर्स की। पॉटर्स व्हील तब तक बन चुका था, तो पॉटर व्हील वाज बीइंग यूज्ड। पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे जो डिजाइन बना रहे थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स एंड फ्लोरल एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। Yeah. So all kind of painters, and then the polish. जो पॉलिश है वो अचंभा करता है। अगर आप कहीं पे आज भी मटका बाय करते हैं, 6 हफ्ते के बाद पॉलिश कहाँ रहता है उसका? पॉलिश है नहीं उसके ऊपर। यहाँ का पॉलिश आज तक अलाइव है और उसके ऊपर कोई टच नहीं किया हुआ। सिर्फ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बाहर से निकाला, ब्रश से डस्ट को निकाला और रख दिया म्यूजियम के अंदर। अगर आप वहाँ कभी आते हैं म्यूजियम, लेट्स हैव अ वॉक अराउंड द म्यूजियम वन डे। आगे चलते हैं, फिर आते हैं मेटल। देयर इज अ मेटल स्ट्रीट जहाँ काम हो रहा है ब्रॉन्ज पे, कॉपर पे, आयरन पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे। मतलब कि क्या नहीं करते वो लोग, क्या नहीं किया उन लोगों ने। वहाँ की अगर ज्वेलरी आप देख लें दोस्तों, वो इतनी ज्यादा उसमें चमक है कि क्या बोलते हैं 24 कैरेट क्या होता है, वो शायद 26 कैरेट की है शायद। एंड वी डग आउट फ्रॉम अ प्लेस नियर दिल्ली। उसकी एज है 3,500 ईयर्स अगो। पूरे के पूरे नेकलेस है, मल्टीपल रिंग्स ऑफ गोल्ड। ऑल्सो जो लोग मोटे मोटे कड़े पहनते थे गोल्ड के, सिल्वर के, वैसे ही क्या शाइन है उनका, आज तक शाइन नहीं गया। तो देवर, हमने कहा देवर मास्टर्स ऑफ मेटलर्जी। मेटल के अंदर हम बात करते हैं फिर मोतियों की। एक और स्ट्रीट है जहाँ पे सिर्फ बीड्स बन रहे थे, पूरे बीड्स की वहाँ इंडस्ट्री है। बीड्स यूज कर रहे थे ज्वेलरी में। ऑफ कोर्स अगर आप देखें, ज्वेलरी बनी है मेटल की, बोन की, स्टोन की एंड सेमी प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स, जैसे कि लापिस लजूली है जो अफगानिस्तान से आता है, कार्नेलियन है, जो कोरल्स है वो समुद्र से आ रहे हैं। सो दे हैव यूज्ड कोरल, दे हैव यूज्ड मैलाकाइट, दे हैव यूज्ड लापिस लजूली, कार्नेलियन एंड पर्ल्स एंड शेल्स। सो सारा जो दे वर सो फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, उन्होंने सारा मटेरियल यूज किया ज्वेलरी क्रिएट करने में। और ज्वेलरी वाज यूज्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। इट वाज फैशनेबल। और अगर आप देखें, एक तो ऐसी मालाएं हैं जिसमें कि उन्होंने स्टोन से बनाए हैं, स्टोन से काटी है, इतनी पतली है कि पहले तो है कि ये यूनिफॉर्म कैसे बनी। हमें लेस देन 1 millimeter in diameter, Less than 1 millimeter. in diameter, and they're uniform. Number 2, यूनिफॉर्मिटी एक बात है, उनमें उन्होंने छेक कैसे करा, उनको पिरोया कैसे, Right. मेटल थ्रेड में या थ्रेड में, दे है ना नेकलेस। Yeah. तो ये जब चीज देखते हैं तो हम कहते हैं कि कितने वो मैथमेटिकल Yeah. Precision. एक्यूमेन था उनके पास। जो हम आज बात करते हैं हमारे पास CAD है, तब क्या था CAD दैट टाइम। तो ये चीज देख के बंदा कहता है यार वाह, वाह ही कहेगा ना, वाह क्या बात है, वाह हड़प्पन्स, वाह मोहनजोदाड़ो, क्या लोग थे वो। हम आगे चलते हैं, आगे बैठे हैं आपके वीवर्स, कपड़ा बना रहे हैं कॉटन का। इजिप्ट यूज फ्लैक्स, वी यूज कॉटन, वी ग्रू कॉटन। एक मूर्ति और हमने देखी है, उसको बोलते हैं प्रीस्ट किंग। देखी होगी आपने। प्रीस्ट किंग तो खैर कहा गया क्योंकि अब तो वी डोंट नो लिखा क्या है, बट ही अपीयर टू बी सम इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसने कपड़ा डाला हुआ है, बहुत बड़ा शॉल डाली है विद अ ट्री फॉयल पैटर्न। एक शोल्डर खाली है, बाकी पूरी शॉल डाली है, और वो अनफॉर्चुनेटली एक ही पीस है, वो कराची म्यूजियम में है।
हमको मिल गया था डांसिंग गर्ल, उन्होंने रख लिया प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान वहाँ मिला था उस तरफ, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा 60% माल, हमको दे दिया 40%। ये है खेल यहाँ का। आगे और चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे शॉप्स है, दुनिया भर के जेम स्टोन कटर्स बैठे हैं। हमने कहा जेम्स की ज्वेलरी और प्रेशर स्टोन्स की ज्वेलरी। अब स्टोन्स कहाँ से आए थे? हमारे पास सब स्टोन तो थे ही नहीं। हमारे पास गोल्ड भी नहीं था, न हमारे पास सिल्वर था। अब आते हैं कि असल बात क्या है। असल बात है, हमारे पास आज भी लापिस नहीं है, अफगानिस्तान से आता है। जो कोरल्स हैं वो डीप सी से आते हैं, और कुछ जेड की पत्थर है वो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। हमारे पास आज तक नहीं है जेड। उन्होंने ये सब चीज़ें यूज़ कैसे करी? तो इसका मतलब है कि दोस्तों, एक इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इफेक्टिव चल रहा था उस टाइम पे बिटवीन इंडस वैली एंड मेसोपोटामिया बाय सी। बाय सी। सी नहीं, ये तो बाय सी था, बाय लैंड भी था। अफगानिस्तान तो हमारे पास ही पड़ता था, तो हमारे पास जो वी हैड द व्हील बाय दैट टाइम, और हमारे पास टॉयज मिले हैं जो बुलक कार्ट्स राइट। इन ब्रॉन्ज है हमारे पास। इस तरह वहाँ पे बुलक कार्ट चल रही थी, चैरियट चल रहे थे जो इनलैंड ट्रेड कर रहे थे, राइट। बाइंग एंड सेलिंग। और जो चीज़ें बाहर से आ रही थी बाय सी आ रही थी, फ्रॉम लोथल एंड धोलावीरा पोर्ट्स। धौलावीरा पे हमको डॉकयार्ड्स मिले हैं। डॉकयार्ड्स पे वो मेजर पोर्ट थे हमारे साउथ। मतलब ये एक इंटरनेशनल पावर है। इट्स एन Absolutely. इंटरनेशनल सिविलाइजेशन। Maritime. मैरीटाइम। Absolutely. That means They were trading with Central Asia, with the Middle East, through the Gulf of Persia, और ओमान में हमारे अवशेष मिले यहाँ के वहाँ, एंड ऑल्सो इन मेसोपोटामिया। फॉर एग्जाम्पल, जो हम सील्स की बात करते हैं, आप जानते हैं सील्स क्या होते हैं? जो नॉर्मली पोस्टल स्टैम्प, हम पोस्टल यूज़ करते हैं सील्स, ऐसे ही सील्स मिले आपको हज़ारों, जिसके ऊपर हमको कुछ ऐसी चीज़ें उसके ऊपर इनक्रिप्टेड है, पेटेंट नहीं है, मतलब दे आर मेड इनक्रिप्टेड ऑन द सील्स, जो बिल्कुल बाहर का इमेजेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि जो एक सील मिली है गिलगमेश सील। अब गिलगमेश कौन था? ये तो एक गिलगमेश वाज अ मेजर हीरो ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, यस, द मिथ ऑफ गिलगामेश। एपिक है, एपिक। जो दुनिया का सबसे पुराना एपिक है, वो रामायण महाभारत नहीं है, वो गिलगमेश का एपिक है। वी टॉकिंग ऑफ मेसोपोटामिया, जिसकी एज होती है करीबन 6-7 हज़ार साल BC। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इंडस वैली भी उसी टाइम का है, बट अभी वो सिर्फ हाइपोथेसिस, कुछ प्रूफ नहीं हुआ अब तक। बट स्टिल वी बिलीव दैट मेसोपोटामिया वाज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड civilization, starting around 7,500 BC, 10,000 years back। तो उसका हीरो हमारी सील के ऊपर खड़ा है, और ऊपर जो वर्ड्स है, जो लिखा हुआ है, लिपि हमारी है। अच्छा। तो मतलब वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू दोज पीपल। तो ये सीधा एक्सेस है मेसोपोटामिया पे। और जो जेड है वो तो यहाँ पे कहीं नहीं मिलता एक्सेप्ट सेंट्रल एशिया और बॉर्डर्स ऑफ चाइना। तो हमारी ट्रेड वहाँ तक पहुँची हुई थी, ओवरलैंड ट्रेड और बाय सी। तो वहाँ जेम कटर्स बैठे हैं, ज्वेलर्स बैठे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? अब आते हैं शहर के स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने कह तो दिया कि 50,000 के आसपास लोग हैं, और जो उसका सर्कमफ्रेंस है सिटी का, वो अराउंड 15 किलोमीटर्स है। ओके। अब जो सबसे मज़े वाली बात है, जो घर बने लोगों के लोअर सिटी में सब यूनिफॉर्मिटी है, दैट देयर इज नो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बिल्डिंग एक्टिविटी, जो लोग क्या बोलते हैं उसको, जो
जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंक्रोचमेंट, वो है ही देयर इज नो इंक्रोचमेंट ऑफ एनी टाइप बाय द हाउसेस और द रोड्स। जो उनकी ब्रिक्स है यूनिफॉर्म साइज है, 4 2 2 1 1। नंबर 3, हमने ट्रेड की बात तो करी है। ट्रेड का मतलब वेट्स, वजन, स्केल्स, तोलना, वी फाउंड दैट ऑल्सो। जो वेट्स मिले हैं ऑफ वेरियस एलिमेंट, वेरियस मेटल्स, इन मेटल्स भी, बोन भी, स्टोन भी, but they have got uniformity in their sizes and their weight systems. So ये सब चीज़ें, और जो शहर का जो बनावट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एवरीवेयर। एक सिटाडल है, बीच में प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पोर्ट्स है वहाँ पे ग्रैनरी है, तो वेयर हाउस है स्टोरेज के लिए। और क्योंकि पोर्ट्स थे साउथ गुजरात में, ऑलमोस्ट नियर द रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे आज भी इतनी तेज गर्मी होती है कि इट गो समटाइम्स बियॉन्ड 50 डिग्रीज। तो पूरे शहर के पेरिफेरी में पानी का जमा है, कूलिंग सिस्टम। वाटर, बिकॉज इन दैट हॉट टेम्परेचर हाउ डू द पोर्ट सर्वाइव? तो पानी पीने के लिए भी, और उनको जो जो पूरा शहर है उसे ग्रीन ट्रीज लगाए हैं, ग्रीन किया हुआ है सारा, लोगों को शेड तो मिले चलने के लिए, रहने के लिए, टू बी कंफर्टेबल। तो शहर वॉज ट्री, लाइन्स ऑफ ट्रीज, and about 16-17 water bodies around the main city for supply of water. और जहाँ पानी सिर्फ पड़ता है सिर्फ 2 इंच पर ईयर, वहाँ पे इतना पानी इकट्ठा कैसे हुआ? So there was a proper rainwater harvesting system. जहाँ पानी पड़ता है 50 मील में, वो सारा पानी ड्रॉ करके शहर में ले आए और वह स्टोर किया सारे साल के लिए। See that kind of genius. अब आप क्या बोलेंगे, ये क्या लोग थे ये, कितने प्लान्ड, कितनी इंटेलिजेंस, कितनी एस्थेटिक वैल्यूज, क्रिएटिविटी, कौन है ये लोग? और बड़े अचंभव की बात है कि आज तक हमें सिर्फ ये रिसर्च स्कॉलर्स बता रहे हैं, उसकी लैंग्वेज है हमारे पास, हम पढ़ नहीं पा रहे। स्क्रिप्ट अनडिसाइडेड है। और एक और मिस्ट्री, इतनी यूनिफॉर्मिटी इतने बड़े एरिया पे, और वी डोंट नो यहाँ पे किंग था, गवर्नमेंट कुछ थी, नहीं पता, कौन चला रहा नो है, आइडिया। हु इज रनिंग दिस? यही तो बात है, वो सब कुछ यूनिफॉर्म है और सिस्टम में नो हाउस इंक्रोचमेंट। इसका आज मतलब क्या हो रहा है, हर घर एक फ्लोर और बना रहा नहीं, है। यहाँ तो वी आर स्टिल यूजिंग बुलडोजर्स टू कंट्रोल इट, बट तो उस टाइम तो नथिंग एट ऑल। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो रही होगी। Of course, there was administration, but who were in command? Was the king? Was the emperor? Was it democracy? Autocracy? We have no clue. दे हैव नो क्लू। बिल्कुल क्लू नहीं है इस बारे और हमें रिलीजन के बारे में क्लू नहीं है, पर कुछ लोग बोलते जरूर हैं कि पशुपति सील शिवाजी का एक वो है, शिव जी का एक प्रिकर्सर में। देखो है। ऐसा हुआ क्या था, जब वो सील मिली हमको मौजूदारों में, तो सर जॉन लुक्ड एट इट, उसको दिखा क्या, उसे जब झाड़ा उसको ब्रश से दिखाया गया कि एक बैठा है बंदा और योगा पोजीशन, आर्म्स ऑन 2 साइड्स, लेग्स ऐसी हैं, ऊपर से एक हैट है विद अ बुल हॉर्न, उसके आसपास 4 पशु, एक हाथी, एक एलिफेंट, एक टाइगर और एक बुल, और नीचे 2 डियर। तो 6 एनिमल्स के बीच में वो बैठा है इन योगा पोजीशन। तो उसने कहा ये प्रोटो शिवा है। प्रोटो शिवा है। अब व्हाट इज प्रोटो शिवा तो वी नो, पर उस टाइम शिवा का वजूद को था ही नहीं। इट्स मच अर्लियर देन द वैदिक एज, मच अर्लियर, बिकॉज बाय 1900 BC द मैच्योर एज हैड फिनिश्ड। राइट। Vedic age आता है much after the mature period of Indus Valley civilization. वो 12 से 15 BC 100 BC है। हम बात करें 1900 BC तक
जो इसका मैच्योर पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था. उसके बाद क्या होता है, मे बी वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया व्हाट वाज द चेंज. पीपल इवन से दैट 1900 से पहले जो स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट था. इन द लैटर पीरियड इट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये भी एक हाइपोथेसिस है. सो उसके 1900 के बाद द लास्ट फेज was also when things were they were disinterrupting, they were all going out. डिक्लाइन The decline of the period. Height के बाद decline ही आएगा. Starting period, mature period and decline period. अब decline में क्या हुआ, decline कैसे हुआ, आर्यन किसने हाइपोथेसिस करवाया? है, वी डोंट नो. अब सिर्फ थ्योरीज है, सिर्फ थ्योरीज बाकी. बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है थ्योरी के पीछे. वो है कि हमने यहाँ पे बहुत कुछ निकाला है शहरों में से. उसके बाद कई 100 शहर निकले पाकिस्तान में भी और हमारे यहाँ में भी. लाइक गुजरात में भी लोथल एंड धोलावीरा, राइट. राजस्थान में कालीबंगन, हरियाणा में राखीगढ़ी, राखी. सब शहर हमारे यहाँ थे ऑन द सरस्वती पार्ट. बट एक बात जो नहीं समझ में आ रही वो ये है कि ये सब लोग गए कहाँ. दे स्लोली स्टार्टेड टू लीव द सिटीज. शहर कम से कम होते गए. दे बिगैन टू बिकम थिनर एंड थिनर. और बाय द टाइम हम 1300 पे आते हैं, इट्स ए कंप्लीट डेसोलेशन. लोग किधर गए? कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, सरस्वती रिवर ड्राइड अप, कुछ लोग कहते हैं इन्वेजन्स, बट वी डोंट नो. अब एक और थ्योरी आ गई है, दे कुड बी अ पैंडेमिक. आप कुछ भी कह सकते हो. बट जो सबसे क्रिटिकल फाइंड है जो हमको आज तक नहीं मिली, वी हैव फाउंड नो वेपन्स. सबसे बड़ी बात That's ये the weird thing though. नो वेपन्स. द भाले, द तलवारें, they were masters of metallurgy, right? They could have made, there were no swords, no daggers, no shields, no spears. Very strange. This is the strangest thing. अपने आप को ये ट्रेड कर रहे थे, बट अपने आप को डिफेंड कर रहे थे. वर दे ऑफेंसिव, वर दे एग्रेसिव? No, we There have is no weapon. We have not found nothing of these category. No weapons were found. There is no depiction of violence even. That means they were not having an army. They thought the land was enough to Safeguard. secure them, save them. Who will come all the way in the desert? अब आने वाले आ जाते, छाने वाले छा जाते. Correct? So जब decline हो रहा है, the wave of, it is said that from Central Asia, Aryans via Persia came to India. On horseback. That is also its own controversial hypothesis. Yes. सब कुछ है, controversy नहीं है. It's an enigma. Right. But the biggest question is, why did they leave such a big civilization? Where did they go? So they say that they moved towards the places where there were bigger rivers, either towards Indo-Gangetic or towards South India, where rivers are perennial. ये भी सुनने में आता है कि जो साउदर्न इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं, द्रविडियंस, एंड सो परहैप्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ओरिजिनल द्रविडियंस. ये भी कहा जाता है. और ये भी कहा जाता है कि परहैप्स दे वर द प्रीकर्सर्स ऑफ द पीपल हु स्टार्टेड द वैदिक एज in the Indo-Gangetic plains. ये भी कहा जाता है the earliest settlers in this area had come from Balochistan. आज की डेट में भी जो आपने स्टार्टिंग में डांसिंग गर्ल के बारे में बताया कि बैंगल्स पूरे के पूरे हाथ में, राजस्थान के कुछ ट्राइब्स में भी पहनी जाते हैं. I was in Gujarat. मैं गुजरात रहा हूँ 5 साल. राजकोट में, I went to school there, Rajkot. If you go to the Saurashtrian villages, you still find girls with, even today, Yes. complete arms with bangles. Correct. So some fashions never go out of fashion. Yes. Even today, if you go to Saurashtra area, in the interiors, you will still find same fashions even today. और ये इतनी डीप मिस्ट्री है, स्क्रिप्ट कभी डिसाइफर नहीं हुई इस लेवल की. और सिविलाइजेशन के आसपास कोई और सिविलाइजेशन ऐसी नहीं है. इट वाज बिगर देन द इजिप्शियन एंड द मेसोपोटामियन कंबाइंड. और ये हमारी इतिहास की स्टार्टिंग पॉइंट है. Absolutely. This is where it starts. इतिहास नहीं, हमारा जो कल्चर का स्टार्टिंग पॉइंट. कल्चर का स्टार्टिंग.
ये what जो लिखा गया है हमें पता ही नहीं है क्या लिखा गया. Whether they are names of those people or names of the kings or the gods or goddesses और जहाँ जा रहे हैं उसका destination है, उसको addressed है वो seal, no clue. We don't know. See, until you find a multilingual tablet like Rosetta Stone, तब पता तक नहीं नहीं चलेगा. होगा. नहीं पता चलेगा. सब guessing game play कर रहे हैं. Every year I hear some things. हाँ हो गया, पढ़ लिया गया. Nothing is solid Concrete. even today. That's right. Talking about religion, it's again a very enigmatic subject. He called him Proto Shiva, but there was no Shiva at that time. Shiva came much later. The earliest gods were not Brahma or Shiva or Vishnu. They came much later. They came with the Aryans, 12th to 15th century BC. That's the time of the Vedas and the Upanishads is in that time only. और तभी तक ये they were all disintegrating. Share. And number two, there's one more enigma. It is seen that both the rivers, especially Indus, is a massive river, right? It floods at regular intervals, correct? So the scientists have found layers of cities below the city, up to 7 levels. अच्छा. That means कम से कम 7 बार वो शहर उजड़ा है फ्लड्स करके और 7 बार उसके ऊपर बना है. But they follow the same pattern after every devastation and rebuilding. दोनों में गैप है बट पैटर्न वही का वही रखा है. वही स्ट्रीट्स, वही सिटाडेल्स, वही लोअर टाउन. So 7 बार they found that. But the last bed जहाँ पे अभी हम नहीं पहुंचे, that is still covered with subsoil system, aqua system, aquifers, जहाँ पे digging आज तक possible नहीं हो सकी. और यही हाल हड़प्पा का है. Harappa was destroyed or recreated at least 6 times Okay. over those 2,500 years. और cause of destruction we don't know. In Indus, it's floods, flooding, heavy flooding. Indus is a massive river. It's like Brahmaputra. Massive, it's bigger than Ganges Right. in volume. 5 tributaries are heavy. और Indus ने तबाही करी थी. And then Indus also changed track. After all these years, it went about 10 kilometers away from the present Mohenjo-daro. अभी उसके आसपास नहीं है वो. 10 किलोमीटर चला के आगे. So the mystery survives. Absolutely. It's a huge mystery. But it's a glorious past. Yes, we should say so, because we have found things that we have not even dreamt of could have happened in that age. Some things which we're still dreaming should happen. Yes. Like toilets and copper pipes and Correct. so many other things. And a brilliant administration Yes. which governs such a huge tract of land and over 5 million people at that time. Right. Without army. Without the gunshot. And that is the beauty of it. That is the enigma of this civilization. 1900 BC, for the next 1300 years, is what we call India's dark ages. Because we find nothing. Suddenly the city has gone, people have gone, we do not know where they have gone. Uska reason hai. You know, when people migrate to a complete new settlement, they start again. They can't make houses because the society is now disintegrated. And this They've time, gone in small batches. yes. Some people went towards the Gangetic Plains, some people towards South India. And when they come close to the Gangetic Plain, they found the forest. They start to build huts with the wood. And they became shepherds once again. तो ये rural life start हो जाती है. Absolutely. फिर से. City से rural. बिल्कुल. See, the first part was starting rural to a small city. Mature period. End. Then again, Rural. cycle starts again. And wood does not stay. If I give you one example, we've heard of Ashoka the Great, right? He came in 3rd century BC, correct?
We know the capital was Patliputra, correct? We know that, which is near present-day Patna. We know that. But if you see the entire region of Patna, we have not found his palace. Why? No palace. A great king, perhaps India's greatest king ever, palace is not there. क्यों भाई? It was all wooden. अच्छा, और ये वही पीरियड है. Wood goes into the soil, right? Disintegrate. completely It's not decomposed. metal. It's not fired bricks or sun-dried. It's all wood. So it's all wood. And they became again shepherds and again began life small. ठीक है? Okay. Now, but in this period, two things happened. It shook the world. Now we're talking of something substance. The Vedas are written and Upanishads. This dark age. And there is one more spark in the cloud, dark clouds. Buddha is born. Brilliant. And Mahavir. When you say Buddha, Buddha is a heavy phenomena. Even today, Yeah. from 6th century BC till today, his presence looms everywhere जी हाँ. in the world. So Buddha is born 6th century BC, and so is Mahavir, and they were almost contemporaries from same area in Bihar. और But what we found after this is again mind-boggling. We find Ashokan pillars. Ashoka built pillars. And he wrote that rock edicts. We know the story. After he became Buddhist, he gave up violence. he gave up, he became a Buddhist. Right. He disbands his army, which is a tragic thing. Because after 43 years of his death, the kingdom is finished. Can you imagine that? One of the greatest kings ever, and within 45 years, the kingdom is gone. The generals were made priests. Can you imagine this? So what will a general do as a priest? He'll be cursing his time. Oh, what am I doing here in the temple or the monastery, right? And then one of his generals who was a priest overthrew him, the Brahmin Shunga. He took over. Of course, by that time, it was all splintered. There were hawks everywhere to capture a part of the Ashoka's empire. It was a big empire. From South India, from East India, from West India, they were hawks notching at his big kingdom and taking their flesh of land, right? So Shunga had a very small kingdom, and he also didn't survive much. So that was the end of the glorious era. But Ashoka built pillars and monasteries and stupas. Those still survive because they are made of brick and stone. And if you have been to Sarnath, where the first sermon was held, it's called in the Deer Park, जी. you see a huge stupa built by Ashoka in honor of the first sermon. And there was a huge monastery there. And there he built that Ashokan lion pillar, lion heads. 4 lions standing back to back. The beauty of that one pillar, or the pillars built by Ashoka, is still an enigma. Because if you have been to Sarnath and seen that Ashokan pillar with four lions and the Ashokan chakra, you can almost see your face in the mirror. तो पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा The polish is superior. enigmatic. आज तक replicate नहीं हुई ऐसी polish. Who built that? I still don't know. और उसके बाद ऐसी architecture भी नहीं. Shunga came for a short period. They built things, but they were like the folk images. Nothing spectacular. Because ये इसकी जानना बहुत जरूरी है. उसमें 1000 साल तक हजारों मुसाफिर ट्रेडर्स, एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स, यूरोप से चाइना
और चाइना से यूरोप जा रहे थे ऑन रोड। रोड एक ही था, सुपर हाईवे ऑफ द वर्ल्ड। और कहते हैं कि हर एक 50 मील पे एक सराय थी जहाँ पे सब लोग रात को मिलते थे नेचुरली। आपका जा रहा यूरोप से चाइना और चाइना से यूरोप रात को, तो वो स्टे वही करता है। और वो जो उनका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रोथ है by discussions, by the stories of the civilizations, of the cultures, it became a cauldron of ideas of philosophies. उसमें बुद्धिस्ट भी थे, चाइनीज भी थे, कुछ इंडियंस भी थे, यूरोपियंस भी थे, और सारे कंट्री के कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, पर्शिया, टर्की, टिल इटली। तो इतना सारे जब लोग बात कर रहे हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन रही है उन लोगों के अंदर। ठीक। एंड व्हेन दीज पीपल केम थ्रू पर्शिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, पर्शिया बहुत गजब का एक सिविलाइज सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बन चुका था। उनके साथ इनके वार्तालाप बहुत साल तक, बहुत टाइम तक रहे हैं, कई साल वहाँ रहे ये लोग। फिर यहाँ पे आते हैं, दैट मीन्स दे हैड इवॉल्व्ड देयर मेंटल कैपेसिटीज through the participation of collective wisdom of so many cultures, कि ये लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे। तो यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता था उसके बारे में। हम तो वी वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे आते हैं बिटवीन 1200 और 1500 BC के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो वो इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे अब थिंकिंग, कि यहाँ पे आके उन्होंने फिर उसको ही प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया आगे। they have made concrete ideas, राइट। they have thought of theories, mathematics, philosophy, psychology, धर्म, theology, वही है ना। ये सब लोग उतना they were so ज्ञानी कि उसके बाद यहाँ पे ज्ञान का वेव चला। और एक जो सवाल इससे जुड़ता है जो कि इंटरेस्टिंग है, वो ये राखी गढ़ी से कनेक्ट करता है डीएनए। द डीएनए स्टडी 2019 की राखी गढ़ी की डीएनए स्टडी बोलती है कि कोई भी सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री नहीं मिली है जो राखी गढ़ी के स्केलेटल रिमेन्स की डीएनए स्टडी करी गई। सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री नहीं पाई गई। जी जी। इसका क्या मतलब है? और एक और स्टडी ये है वैसे जो बड़े एनिग्मेटिक सी बात है, बहुत ज़्यादा एनिग्मेटिक है। अभी आई एम श्योर इसके ऊपर अभी और काम चल रहा है, चल रहा होगा। बिकॉज एक और स्टडी आई है, द पीपल ऑफ पंजाब फ्रॉम पेशावर ऑनवर्ड्स टू लाहौर। ये शहर रोमन था अच्छा उस टाइम पे, उसके पहले ग्रीक था। ओके। पेशावर वाज द कैपिटल ऑफ द ग्रीक्स। अलेक्जेंडर के बाद वो छोड़ गया था अपना, he left his governor who was sitting in Peshawar. Peshawar was गंदार, जो गंदार है सो आज पेशावर बोलते हैं। सो वो ग्रीक सिटी था टोटली। जब सिकंदर वापस गया, he left his governors after winning, तो वो फिर आ गया कांटेक्ट में अशोका के। They had also met, I think he married his daughter also to him something. पर ये बात क्या era की बात है? 3rd century BC की बात है ये। और ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वैदिक पीरियड की बात, जो राखी गढ़ी की डीएनए है, वो इससे पहले के एरा की बात कर रहा है। वो 1000 BC ये भी है कि लास्ट की बात हो रही होगी। राइट। लास्ट भी हो सकता है। हाँ राइट। वी आर नॉट, क्योंकि हमें राखी गढ़ी का वी डोंट हैव ऑल द 3 phases जो हमें मिले हैं हड़प्पा में, मोहनजो में, वहाँ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस मिले हैं। और राखी गढ़ी का ऐसा नहीं है। ये शायद उनका डाइंग फेज है, वहाँ की बात ना हो रही हो सकता है। हो सकता पर अभी भी इस ऊपर काम चल रहा है। है। हाँ, इट्स नॉट कंसिस्टेंट। जी 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 ठीक। जी। तो हम ये एक हाइपोथेसिस है। हम वैदिक पीरियड पे आते हैं जी। तो वैदिक पीरियड में हो सकता है, बिकॉज से हुआ क्या होगा कि जब लोग निकले वहां से, जी हाँ, वो तो निकल गए थे पहले ही। जी हाँ, से 1900 BC was the last, और ये आता है उसके बाद, वैदिक उसके बाद आता है। 1900 के बाद आता है फिर 1800, फिर 1700 BC। राइट। सो 12 और 15 में तो राखी गढ़ी खत्म हो चुका था। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। एंड ऑफ एट 1900 BC इट फिनिश्ड। ठीक। तो उसके बाद जो लोग आए, they could have been some other kind of people या to fill the gap. राइट। ओके, ठीक है। This is what many scholars have hypothesized. ओके। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1200-1500 के बीच में वैदिक,
1900 में राखी गढ़ी खत्म हो चुका था. ठीक है. तो So you must see the timelines. वैदिक पीरियड में ये डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग होती है, ओरल ट्रेडिशंस डेवलप करे जाते हैं Absolutely. और ट्रांसमिट करे जाते हैं, बिल्कुल जो कि ठीक है. बहुत हजार साल के बाद एक्चुअली लिखे जाते हैं रिटन फॉर्म में. बिल्कुल ठीक है. हमारे एपेक्स और हमारी होली, जितने भी हमारे सीक्रेट टेक्स्ट्स हैं वो वो फॉर्म बहुत में टाइम के बाद लिखे गए हैं. बहुत टाइम के बाद. बट हम एरा टू एरा चलते हैं. जी. अब 600 से 300 बीसी में महाजनपदास का पीरियड आता है, एंड ऑफ कोर्स द बुद्धा अपीयर्स. एंड Buddha appears in yeah. बट बहुत Sakya clan. शाक्य, बहुत मिस्टीरियस बात ये है बुद्धा के बारे में, जो एक्चुअली में किसी भी साइंटिफिक टेम्पर वाले हिस्टोरियन को इंट्रीग करेगी. वो ये है कि 500 साल तक आफ्टर हिज डेथ, व्हाई इज देयर नो डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा? See, Buddha was a very unique kind of a thinker. वो he gave three things. बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि. वो कहता था कि जो जो संघ है, collectively you are powerful, but it individually has individual power. जब वो he was about to go on his 80th birthday, उस दिन की बात की जाए, संध्या का टाइम था, शाम का टाइम, about sunset, when he knew he was going that day. तो he called his nearest disciples, जो 8-10 थे उसके पास, आनंदा थे, विष्णुगुप्त थे, 10 लोग थे, closest थे उसके. जी. He called them to a small conference. He said, I have to give you, this is my last day, and I want you to ask any questions if you have. जो मैंने कहा है वो तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है मेरे, बहुत जो मिस्टीरियस कहा, बात ये है बुद्धा के बारे में, आज पूछ, जो एक्चुअली में किसी भी साइंटिफिक टेम्पर वाले, because they were with him for a long time, वो ये है कि they 500 didn't have साल many तक questions. आफ्टर He हिज said, डेथ, okay, now व्हाई now इज listen देयर to नो me. डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा? See, बुद्धा, आज मेरा आखिरी दिन है और मैंने आपको 3-4 बातें बतानी है. आई एम लाइक यू, मैं कोई भगवान नहीं हूं. मैं भी आप जैसा प्रिंस था, मैं प्रिंस था. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, इतना वो क्वेश्चन बर्निंग हो गया कि मैं उसकी तलाश में निकल गया कि दुख क्यों है, दुख क्यों है, दुख का रास्ता कहाँ पे है, ये मेरा क्वेश्चन था. तो मेरे को निकलना पड़ा अपने घर बाहर से इसकी तलाश में, और लकीली मेरे को ये मिल गया. 6 साल के बाद वॉन्डरिंग के बाद, he went to all kind of gurus. He went every pandit of his area, he met all the masters. पहले उसने वो एग्जॉस्ट करा कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो क्या कहती है इसके बारे में. जब उसे जवाब वहां नहीं मिला, he then went into meditation, solo meditation. क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि उसकी बॉडी इतनी पतली हो गई थी कि हर एक रिब नजर आ रही थी, और जो पेट था बिल्कुल बैकबोन के साथ चिपक गया. He could feel the spine from his stomach. Absolutely. It was almost stuck to his. तो उस पॉइंट पे उसको एक होता है, आहार होता है, एनलाइटनमेंट होती है, एक गॉट द आंसर. He said, I got the answer. And I have told you what I found. But I am not an extraordinary person. मेरे में एक वो था, क्वेश्चन था, मैं निकला, लकीली मिल गया. मैं भगवान नहीं हूं. मेरे जाने के बाद मेरी पूजा मत करना, मेरी मूर्ति ना बनाना. क्या गया है वो, और आप सब में वो दिया है. He said, be your own light, find your own way. दिया अंदर है, दिया जलता है तो रोशनी आती है, रास्ता दिखता है, उसके ऊपर आप चलो. और उसने एक जो आखिरी बात की है वो सबसे अर्थ शैटरिंग बात थी. अर्थ शैटरिंग, भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं है, आपके अंदर है, उसको बाहर तलाश मत करना. He died. अब इसे कहते हैं हीनयाना. बुद्धिस्ट के 2 ट्रेडिशंस हैं, हीनयाना. The Hinayana Buddhism did not make statues for 700 years. जो श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, ये सब हीनयाना था.
लोगों ने फॉलो करा। लोगों ने उसका प्रेजेंस कैसे दिखाया? सिंबल से। उसके 4-5 सिंबल्स दे यूज्ड टू मेक एंड दे यूज्ड टू थिंक ऑफ बुद्धा, ही ब्लेस अस। और सिंबल्स क्या थे? एक तो था उसका चक्र, Yes. धर्म धर्म चक्र धर्म परिवर्तन, धर्म the चक्र first sermon Yeah. in Sarnath. Second was empty throne, empty. Third was बुद्धा के फुटस्टेप्स के चिन्ह. चौथा was the Shala tree. And the fifth was the stupa. ये 4-5 या तो आपको इकट्ठे मिलते हैं या कहीं पे 3 मिलते हैं, कहीं 4 मिलते हैं. In various places we have found them. That means Buddha is present. Up from 5th century when he died till 2nd century this was followed. But ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है कि आप सोचो आप ही हो, आप अकेला चलोगे, रास्ता मिले ना मिले, यू नो इट्स सो एब्स्ट्रैक्ट. अब हुआ क्या था? इन द मीन टाइम people began to lose interest in Buddhism. They were slowly going back to Hinduism. पहले हिंदुइज्म आया था, 1000 साल रहा. In 6th century came Buddha. After 1000 years of Hinduism comes Buddha, right? 2nd century में, 1st century में आ गए कुशान्स. Kushans were Chinese from southwestern tip of China. They were controlling the Silk Route. They were super duper rich. सारा टैक्स वही खा रहे थे. तो जब ग्रीक्स थोड़े वीक हुए गंधार में, ग्रीक का कैपिटल था आफ्टर अलेक्जेंडर, कुशान्स अटैक्ड ग्रीक्स, drove them away and became the bosses of Hindustan. The first capital was Peshawar. It was earlier also called Gandhar. तो वहां पे उसने अपना राज्य स्टार्ट किया. He was controlling Silk Route, Gandhar, and then he moved towards North India. Till Delhi he came. He made Mathura his second capital. Right. Second. But in the meantime, Kanishka was the third Kushan to be the emperor. उसके पहले दादा बाप. But they were very small, not much. This guy was a big emperor. He adopted Buddhism. Kanishk. उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट तो कर लिया. उसने देखा कि पहले यहाँ पे ग्रीक्स थे, ग्रीक गॉड्स की मूर्तियां हैं, लोग उन्हें मानते थे. अब ये बोलते हैं मूर्ति बनाओ ही ना, तो किसको मानो? He assembled a Congress of Buddhists called the 4th Congress of Buddhists in Kashmir. The 4th Buddhist Council was organized by Kanishka in Kashmir, in which he said, हमको बुद्धिज्म में दम भरना है, rejuvenate करना है. ठीक है. So he began a branch called Mahayana. Back to images. तो पहली इमेज है बुद्धा की, वो गंधार में बनी है बाय कनिष्का. और अगर आप इमेज देखते हैं, हमारा नेशनल म्यूजियम में है, आप लोग आइएगा देखिएगा, उसका टॉप से लेके बॉटम तक उसमें एक भी चीज इस लैंड की नहीं है. ही इज नॉट इंडियन, ही इज नॉट पाकिस्तानी, ही इज नॉट एशियन एट ऑल. He is depicted as European. क्यों? क्योंकि सब बुद्धा को मरे हो गए थे 500-600 साल. People have not seen Buddha. So they had the only reference of Greek gods and goddesses. So he made the face of Buddha on Apollo. हाँ देखिएगा आप आके. This is the Gandhara art. तो पहला बुद्धा बनाया ब्लैक स्टोन में, वो टिपिकल ग्रीको रोमन है. उसके बाल भी जो वेवी हेयर्स है, Curly hair, yes. curly hairs, flat sharp nose, European style, high cheekbones. Even the dress he wears, the toga, if you've seen the movie called Gladiator or Right. Troy. Yes. He is wearing that. Beautifully folded. The folds are also very systematic folds. उसमें सिर्फ एक ही है तो लगता है कि बुद्धा है, because you have seen the photo in the books
हम कहते हैं बुद्धा है. Right. If he had Otherwise, not seen a photo in the books, nobody can say he is an Indian or Asian. उसके एक हाथ टूटा हुआ है, that's why वो म्यूजियम में है. एक हाथ था अभय मुद्रा में, ब्लेसिंग पोज में. एक हाथ में उसने एक अपने रोप की एंड पकड़ा हुआ है, संघाती है. तो वो बुद्धा का पहला इमेज हमारे सामने आता है 700 साल बुद्धा के जाने के बाद, थैंक्स टू कनिष्का. और वहां से महायाना बुद्धिज्म का आगाज. इट्स लाइक अ रिफॉर्मेशन. जैसे आप देखिए, right. इन क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे. एंड हु वाज द प्रोटेस्टेंट? देयर वाज अ गाय कॉल्ड मार्टिन लूथर. तो ही वाज द मार्टिन लूथर ऑफ बुद्धिज्म, Punished. जिसने उसको रिवाइव करा फिर से दुनिया के लिए. Right. उसके बाद फैलाई है चाइना में, जापान में, कोरिया में, हर जगह, मंगोलिया में. उसके बाद जो उसने भेजे हैं, सो ही वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ये है खेल उसका. और उसकी एक दो बातें और हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं. एक तो ये है कि क्योंकि वो चाइनीज थे, ट्राइबल थे, उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था. और यहाँ पे मथुरा में हिंदुइज्म का प्रभाव अभी भी था काफ़ी. His second capital was Mathura and Gandhar, two capitals. And ये उतना दिमाग उसका इतना ब्रिलियंट था, उसने कहा लोगों को, देखो आपका धर्म आपका काम है, मेरा काम है अच्छी गवर्नेंस देना, गवर्न सही करना, रूल सख्त रहेगा. आप हिंदू हो, हिंदू मानो. आप जैन हो, मथुरा में he ordered even to make Jain stupa, Jain votives. Even the Hindu gods like Chaumukha Shivling was made under his rule in Mathura. Chaumukha Shivling, Ekmukha Shivling, Kuber are from Mathura, Yeah. under his rule. He was syncretic. सब धर्म समान, धर्म तुम्हारा काम है, no interference. He was the guy who really influenced then Akbar. अकबर का आइडल कौन था? कनिष्क. Punished. तो उसने सबको समान रखा, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सब बराबर है. But ये जो concept है good governance का, Yes. यही Ashok also carries on, which is the next. Ashok did not carry, he converted people to Buddhism. No, he was giving a new, जो उसकी स्टोन एडिक्ट्स है, उसमें क्या लिखा है, पिलर में क्या लिखा है? The rules have changed now. अच्छा. The new code of conduct. He was a Buddhist, Right. staunch. But Kanishka was not staunch Buddhist. He was not propagating Buddhism. He reformed it, left to people. Okay. That you want something substantial, I'll give it to you to now. अब मूर्तियाँ आ गई, उनकी iconography आ गई, उनकी hierarchy आ गई. Buddhism की कितनी hierarchies हैं. It's all after Kanishka. And he made those Bamyan, जो बुद्धाज हैं, Right. वो सब उसके बाद बने हैं. तो उसकी contribution to Buddhism is very great. ठीक है. तो the next major character that comes after this is Ashok. Ashok is before this. See, Ashok is much before. Ashok is BC. BC. This is 1st to 3rd century AD. अच्छा. Ashok is much before. इसके बाद आता है गुप्ता. Gupta. सीधा. ठीक है. Gupta was after this. And Gupta was a period which is our renaissance. जो हमारी कंट्री का उत्थान है, कल्चर में, आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, ड्रामाज में, वो गुप्ता टाइम. The golden period. 4th to 6th century AD. और गुप्ता पीरियड में इतना गजब का था कि उसने हमारे जो सारे ग्रंथ हैं, आर्ट्स के ग्रंथ, कोडिफाइड, शिल्प शास्त्र, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, कामसूत्र लिखे गए. For the first time, he codified how to create Devi, how to create a man, how to create Vishnu. लिखा है उसने. It is said that during the Gupta period. Yes. And the scientists, Aryabhatta, mathematicians,
Kalidas, same period. So all the sciences, arts, and craft, they were refined under the Guptas. To the extent that आज तक हम वहां नहीं पहुंचे. We have not touched Aryabhatta's intellect till date. और 30% of the world's GDP was Indian. India was called as the gold sink of the world. Correct. उसके बाद सिर्फ आता है हम अशोका के ऊपर. Who surpasses everybody else? We come to that later. What was Ashok? What was Akbar? Sorry. Akbar. Akbar क्या था? Dynamic. He was a dynamo. He was a dynamo. Illiterate. Ahead of his time by 1,000 years. Anyway, so इस टाइम पे हमारा सारा जो आर्ट्स है, क्राफ्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, ड्रामा है, वो कोडिफाइड हो गए थे. नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या मिस्ट्री है? It has a very checkered career. It was one of the oldest universities with Takshila at that time. और यहाँ पे, because this is more close to Tibet and China, there was a stream of Buddhist and Chinese Buddhists who were coming here. It was a Buddhist period that time, Buddhist. But इतनी गजब की यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस, I'm sure people know about that. Huge campus, huge library, thousands of students, hundreds and hundreds of teachers, all gurus, assembled at one spot after a long time. Maybe after Alexandria. Yeah. उसके बाद शायद यहाँ पे या तक्षशिला में. Takshila also was a great university. But इसका जो हुआ क्या था कि because basically it supported two areas, Buddhist and Hinduism research. It was okay till Ashoka time. But when Shunga came after Ashoka, Pushyamitra Shunga took इसकी भी over. बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने बताई. How Ashoka was overtaken by him. But anyway, we take Shunga and then we come to Nalanda. Yes. So Shunga, after Ashoka declined quickly, very quickly, he didn't last very long. 43 years after. And his either death. his empire also became, they crumbled after him. They just went away. Just crumbled. अशोका ने अपने जनरल्स को प्रीस्ट बना दिया था, monks बना दिया था. Because he said, I don't want army anymore. कोई requirement नहीं है. I'm disgusted of the warfare, of the blood, of the destruction, of dislocation of people. Thousands of people have been maimed, cut pieces. So he said, no army. So Shunga was general, he was made the priest. So when Mauryan declined, Shunga took over. He was a general, he took over. So he was a Brahmin, not Kshatriya. Ashoka was Kshatriya, right? He was a Brahmin, but a general. So he attacked Nalanda. He wanted to drive away the Buddhists. उसका सिर्फ आयर था बुद्धिस्ट पे. मेरे को हिंदूज चाहिए. I don't want Buddhists to come up because he was also having उसके अंदर एक रिग्रेट था कि मेरे को मेरे बॉस ने बुद्धिस्ट बन के मेरे को डिग्रेड कर दिया है. So Buddhism सही नहीं है. He attacked. A lot of people went away. University. But Shunga didn't stay for long. वो भी खत्म हो गए. But then the second attack came from Bengal. There was the dynasty called the Gaudiya dynasty. After about 150 years, they attacked Nalanda. वो भी हिंदूज थे. They disliked Buddhists. और तब तक बुद्धिस्ट काफी फैल रहे थे. They were peace-loving people, but they had their own ideologies. It was a clash of ideologies. The entire story of Nalanda is the clash of ideologies. That's it. Right from the start. Hindus versus Buddhists. And then maybe he destroyed a part, but they did not burn the library. जो उसका मेन था, क्या बोलते हैं, heart of the university, the think tank. वो फिर जब अलाउद्दीन खिलजी के क्या था उसका, I think his grandfather खिलजी, he destroyed, he burnt Nalanda. कहा जाता है 6 महीने तक जलता रहा था वो. लाइब्रेरी की फ्लेम्स जलती रही, इतनी बुक्स खत्म कर दी, सब बर्न टू एशेस एंड इट इज डिस्ट्रॉयड. वहाँ भी वही था.
you know, Islam against Hindus and Buddhists. See, it's all about theology, it's all about religions. In India, the greatest battles are against between two religions. They should have been they should have been instrumental in bringing people together. जो प्रेम का रास्ता बात करते करते उन्होंने आपस में तलवारें खींच ली. ये है हमारा हिंदुस्तान. आज से नहीं है, तभी से है. It's a story which is repeating after every couple of 100 years. Right. तो वहाँ की कहानी यही थी. But completely. तो हमने बहुत बड़ा कैनवस कवर कर लिया है, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल. अरे आपके स्टोरी टेलिंग के लिए, आपके पैशन के लिए, एंड ऑल दिस एजुकेशन, क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्पर के फिल्टर के थ्रू आ रहा है. ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने एविडेंस बेस्ड आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे, आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे हमको ये स्टोरी सुनाई है. जी जी. एंड दिस इन्फॉर्म्स अस मच मोर देन एनी अदर वर्जन ऑफ इट दैट हैज नैरेटिव और रेटोरिक एटसेट्रा एटसेट्रा. वेरी थैंकफुल. एंड आई होप कि कोई भी इसको देखे, उसको पता चलना चाहिए कि जितनी हमारी हिस्ट्री रिच है या बोली जाती है, उसे कहीं ज़्यादा है, और इतनी है कि हमको पता भी नहीं आता उसके बारे में. बहुत कुछ नहीं पता. बहुत कुछ नहीं. बहुत पन्ने अभी और खुलेंगे. Hopefully. And of course. after this, with different parts of the episode, yes. we'll go into the Delhi Sultanate. Yes. और पूरा वो पीरियड भी हम कवर करेंगे. और यहाँ के कुछ दिल्ली के जो अननोन मॉन्यूमेंट्स हैं, जी, उनकी बात भी करेंगे. जरूर जरूर. क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ 4 5 6 कुतुब मीनार देख लिया, हुमायूं स्तूप देख लिया, सफदरजंग स्तूप देख लिया, पर दिल्ली में आपको पता है 100 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं उस टाइम की. थोड़ी बहुत बात उनकी भी करेंगे, जरूर. ताकि जब आप दिल्ली आए कभी भी, जी. तो वहां भी तरह सलाम करते जाए. It will make for a great series of episodes. We'll actually go on a tour of history. Yes. And I look forward to that. We'll see some of the unknown gems of Delhi, hidden so far in obscurity. And so many interesting stories to uncover. There are a lot of stories. See, history is series of episodes. अब हिस्ट्री को we can't say कि it's a linear story. Yeah. किसी ने कहा था हिस्ट्री को अगर देखना हो, एक linear story linear नहीं है. History is made by people. Yeah. And also history is, people also degrade it. It's all about people, right? Some people pull the cultures to the top, to the peak. And many people pull it down to the trough. फिर एक बंदा आता है after a couple of 100 years जो कल्चर का फिर ऊपर ले जाता है. So history is a study of peaks and troughs, not a linear story. तभी हमारी स्टोरी में आपको कई हीरोज मिलेंगे. बिल्कुल. एक नहीं हीरो नहीं है इंडिया का या हिंदुस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का. उसमें सीरीज ऑफ हीरोज है, मगर लीनियर नहीं है. Right. थैंक यू. Thank you.